गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं, कैपिटल गेन के दूसरे क्लास में, क्लास नंबर 15। ठीक है, तो आज हम लोग कैपिटल गेन का सेकंड हिस्सा डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम मैंने आपको बताया था स्पेशल केसेस। फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, सेकंड इज स्पेशल केसेस। काफी बड़ा हिस्सा है ये, तो देखते हैं हम लोग एक पार्ट में कितना कंप्लीट कर पाते हैं। तो हो सकता है मैं इसको पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 2A, पार्ट 2B करके डाल दूं, पर ठीक है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मेरे को समझाना पड़ेगा अच्छे से चीजों को, जिससे आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले सेक्शन के साथ शुरू करते हैं। ये सेक्शन है सेक्शन 50C। सेक्शन 50C क्या बोलता है? सबसे पहले समझिएगा, आपका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो हर एक प्रॉपर्टी का, जो आपके एरिया में प्रॉपर्टी है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बैरन लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग प्रॉपर्टी हो, सब प्रॉपर्टी का एक वैल्यू होता है। उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। क्या वैल्यू होता है वो? उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, इसी स्टैंप ड्यूटी के वैल्यू पे आपका प्रॉपर्टी टैक्स निकलता है। ठीक है, सो ये जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होता है, जिसको हम लोग STD स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं, अच्छा SDV सॉरी। ठीक है, ये ना प्रॉपर्टी बेचते टाइम बड़ा काम आता है। जैसे 50C का जो सेक्शन है वो क्या बोलता है कि अगर आप कोई लैंड या बिल्डिंग या सिर्फ लैंड बेच रहे हो, सिर्फ बिल्डिंग नहीं हो सकता, बिकॉज लैंड विल ऑल्सो गो। ठीक है, तो या तो आप कोई अगर लैंड और बिल्डिंग बेच रहे हो या सिर्फ लैंड बेच रहे हो, तो 50C वाला सेक्शन आ जाएगा। कब आएगा? जो आपका सेल कंसिडरेशन है, मतलब जितने में आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, अगर वो SDV से कम है, अगर वो SDV से कम है, तो सेक्शन 50C विल गेट इन्वोक्ड, विल कम इनटू प्ले। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 50C बोलता क्या है कि इफ ऑन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग योर सेल कंसिडरेशन और द सेल प्राइस इज लेस देन योर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ठीक है, देन फॉर कैपिटल गेन पर्पस वी विल डीम योर सेल कंसिडरेशन टू बी इक्वल टू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। मतलब अब हिंदी में, अगर आपका सेल कंसिडरेशन आपके स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के नीचे है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? कैपिटल गेन निकालने के पर्पस के लिए ऐसा अज्यूम कर लेगा कि आपने प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे बेची है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देता हूं, बताता हूं। सपोज आपने जो प्रॉपर्टी बेची है अपने फ्रेंड को, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू है 20, मतलब लेट्स सपोज आपने 1 करोड़ में बेचा। ठीक है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख है। ठीक है, उसका वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख है। तो टैक्स निकालने के पर्पस के लिए, सिंस योर स्टैंप मतलब सेल कंसिडरेशन इज लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि टैक्स निकालने के पर्पस के लिए वी विल टेक दैट द सेल कंसिडरेशन इज इक्वल टू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, हम लोग ऐसा डीम कर लेंगे कि जो आपका सेल कंसिडरेशन है दैट इज इक्वल टू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लॉ है 50C का। यहां पे ना एक छोटा सा चेंज आया है, अमेंडमेंट आया है 2019 ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये क्या अमेंडमेंट है? ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि ये लॉ तो ठीक है, ये लॉ एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगर अच्छा छोड़ो, अमेंडमेंट का पोर्शन हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इससे रिलेटेड 3 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है सर, सपोज ऐसा हुआ कि हम जो असेसी हैं, मतलब हम जिसका प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, हमको ऐसा लगता है कि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है ना, वो बहुत ज्यादा लगाया हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे भी ज्यादा लगाया हुआ है। मतलब एक प्रॉपर्टी का जो फेयर मार्केट वैल्यू है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उससे ज्यादा लगा हुआ है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। ठीक है, सो देयर आर 2 ऑप्शंस आई कैन डू। फर्स्ट, हम सीधे अपील कर देंगे। किसके पास अपील कर देंगे? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास सीधा अपील कर देंगे जाके कि ये जो हो रहा है ये मेरे साथ इनजस्टिस है, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट जितना इसका वैल्यू लगा रहा है इस प्रॉपर्टी का, एक्चुअल में मार्केट में इतना इसका प्रॉपर्टी का वैल्यू है ही नहीं। गवर्नमेंट बोल रहा है 1 करोड़ 10 लाख में जाएगा, मार्केट में कोई 1 करोड़ से ज्यादा देने के लिए रेडी नहीं है प्रॉपर्टी के लिए। तो गवर्नमेंट फेयर मार्केट वैल्यू मतलब के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकालना चाहिए। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू गलत है। ये एक ऑप्शन है, हम अपील में जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर हम अपील में ना जाए, तो जो मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर है, जिसको हम लोग AO बुलाते हैं, हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ये जो SDV है
ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ये फेयर मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप इसको रीचेक करो। तो करेगा क्या असेसिंग ऑफिसर? असेसिंग ऑफिसर एक दूसरे ऑफिसर को बुलाएगा जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफिसर। ये आदमी क्या करता है, ये वैल्यू पता करता है प्रॉपर्टी का और बाकी सारी चीजों का। इसका नाम ही है वैल्यूअर, ही इज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो इसको हम बुलाएंगे, इसको बुलाते हैं हम लोग वैल्यूएशन ऑफिसर। और इस वैल्यूएशन ऑफिसर को एओ बोलेगा कि भाई तुम एक काम करो, इस प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू पता करो। तो वैल्यूएशन ऑफिसर मार्केट रिसर्च करके, मार्केट सर्वे करके, बहुत सारा कैलकुलेशंस करके, बिल्डिंग का कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, किस समय में बिल्डिंग बेचा जा रहा है उस पीरियड को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज करके एक वैल्यू निकाल के बताएगा, फेयर मार्केट वैल्यू। नाउ देयर कैन बी टू केसेस हियर, देयर कैन बी टू केसेस, दीज टू केसेस, ठीक है। पहला क्या होता है, जो फेयर मार्केट वैल्यू निकल के आया वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा आ गया। अब असेसी डर रहा है, मतलब पहले 1 करोड़ 10 लाख की बात थी, फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 30 लाख निकल के आ गया। अब असेसी डर रहा है। अब असेसी बोला जा, पहले हम 100 पे टैक्स, 110 पे टैक्स नहीं देना चाहते थे तो 130 चला गया। तो गवर्नमेंट बोलता है आपने अपील किया था ये सोचते हुए हमको कि हम लोग इंसाफ करेंगे, तो हम निर्दयी तो नहीं बनेंगे आपके साथ, क्योंकि एक्ट में साफ साफ लिखा है वी विल टेक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा वी विल टेक फेयर मार्केट वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा आ गया तो वी विल सिंपली इग्नोर द फेयर मार्केट वैल्यू एंड व्हाट वी विल कंसीडर इज योर सेल कंसिडरेशन विच इज इक्वल टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब हम लोग वो वाला एस्पेक्ट ही इग्नोर कर देंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट भी हुआ है। तो गवर्नमेंट कितनी अच्छी है देखिए। लेकिन आपको ही बेनिफिट देंगे, अगर मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम निकल के आ गया एफएमवी, तो हम लोग सेल कंसिडरेशन को एफएमवी के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। हम लोग सेल कंसिडरेशन को एफएमवी के इक्वल मान लेंगे। पर यहां पे ना एक छोटा सा पॉइंट है जिसको अक्सर बच्चे लोग मिस कर देते हैं। सपोज ये जो एफएमवी निकल के आया, तुम्हारा प्राइस था 1 करोड़ जिसपे तो तुमने बेचा है, और मान लो एफएमवी प्रॉपर्टी का निकल के आ गया 98 लाख, तो क्या गवर्नमेंट इतना बेवकूफ है कि 98 लाख पे टैक्स लेगा जब तुमने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी बेचा है? वो नहीं होगा, तो गवर्नमेंट 1 करोड़ पे दे देगा। तो बेटर आप इसको कैसे याद करो कि फेयर मार्केट वैल्यू इज लेस देन एसजीवी, ठीक है। सेल कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू, सेल कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सेल प्राइस विच एवर इज हायर। क्या बोला? एक्चुअल सेल प्राइस और एफएमवी विच एवर इज हायर, ठीक है। देखो, प्रोवाइडेड वेदर एसजीवी और एफएमवी सो कंप्यूटेड अंडर 50C डज, हाँ, और ये पहली बात हुई इसकी। दूसरी बात, एसजीवी किस डे का देखेंगे हम लोग, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन का देखेंगे? क्योंकि प्रॉपर्टी में ना दो चीजें होती हैं, एक दिन प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट बनता है दो पार्टी के बीच में, और फिर बाद में जाके वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्री होती है किसी और के आदमी के नाम पे। जैसे मान लो आप लोग ने कभी प्रॉपर्टी खरीदी नहीं होगी, अभी बच्चे हैं जो लोग, सब लोग देख रहे हैं, पर अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछो तो प्रॉपर्टी का होता कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे को एक प्रॉपर्टी खरीदना, तो मैं आपको मिलूंगा, आप सेलर हो, तो हम और आप मिलके एक अग्रीमेंट कराएंगे स्टैम्प पेपर पे कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, उतने में ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। उसके बाद ये स्टैम्प पेपर मैं लेके रजिस्ट्रार ऑफिस जाऊंगा और उस प्रॉपर्टी पे अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं वो नहीं कराता ना तो लॉ की नजर में वो प्रॉपर्टी अभी भी आपका होगा और आप बाद में मेरे पे केस कर सकते हो कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को इलीगल हथिया रहा हूं। इसलिए हम लोग रजिस्टर करा लेते हैं, जिसके नाम पे कराना उसके नाम पे करवा लेते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इन दोनों डेट्स के बीच ना डिफरेंस रहता है। अब मान लो जिस दिन तुमने खरीदा था, कंफ्यूजन हम पहले समझा रहे हैं आपको, पहले कंफ्यूजन समझा रहे हैं फिर सोल्यूशन बता देगा। सपोज जिस दिन आपने खरीदा उस दिन एसजीवी था 120 लाख, मतलब 1.2 करोड़, और जिस दिन आप इसको रजिस्ट्री कराने जा रहे हो 1 महीने बाद, उस दिन एसजीवी हो गया 1.4 करोड़। तो आपका तो 20 लाख का खड़े खड़े नुकसान हो गया, 20 लाख पे टैक्स। सपोज अगर 20 लाख पे टैक्स 20% है तो खड़े खड़े 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया आपका, जबकि आपने कुछ किया भी नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, हम लोग रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। इस सेक्शन में ना असेसी को बहुत रिलीफ दिया गया, बहुत रिलीफ दिया गया। यहाँ पे हम आपको एक रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। इस सेक्शन में 3 रिलीफ है असेसी के लिए। एक आपने पहला ये पढ़ दिया, ये दूसरा रिलीफ बोलता क्या है, जिस दिन आपका अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, उस दिन आपने अगर टोकन मनी की तरह, एडवांस मनी की तरह कोई भी अमाउंट पेमेंट कर दिया है, कोई भी अमाउंट पेमेंट कर दिया है इन मोड अदर देन कैश,
कोई भी अमाउंट पेमेंट कर दिया है इन मोड अदर देन कैश। मैं जब मोड अदर देन कैश बोलता हूं, इसका ये मतलब नहीं है 40 बड़ा है 3 घुस के आ रहा है पीजीबीपी वाला, उसका बात नहीं कर रहा हूं। इन जनरल बोल रहा हूं कि मोड अदर देन कैश होना चाहिए। जैसे क्या होना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, मीनिंग सेम है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, अदर मोड्स, अदर मोड्स में याद है IMPS, UPI, भीम, ठीक है, इससे आप पेमेंट कर सकते हो। अगर ये आपने कर दिया है ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, तो अगर बाद में जाके रजिस्ट्री पे SDV चेंज भी क्यों ना हो जाए, हम लोग SDV कौन सा वाला लेंगे, जो डेट ऑफ अग्रीमेंट पे था वही वाला लेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये दो बेनिफिट हो गए 50C के। 50C के दो बेनिफिट क्या हुआ, एक FMV वाला बेनिफिट हुआ और एक बेनिफिट हुआ रजिस्ट्री वाला। थर्ड बेनिफिट विच इज द अमेंडमेंट। ठीक है, ये अमेंडमेंट बोलता क्या है, मैं इसको पहले सामने रख के आपको ये अमेंडमेंट दिखाना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपको ये सामने रख के अमेंडमेंट दिखाना चाहता हूं। 50C का जो अमेंडमेंट आया है वो रिसेंट अमेंडमेंट क्या है मैं बताता हूं। वो बोलता है कि सपोज आपने जो प्रॉपर्टी बेची है, सपोज आपने जो प्रॉपर्टी बेची है उसका जो सेल प्राइस है, उसका जो सेल प्राइस है और उसका जो SDV है, अगर आप उसके सेल प्राइस को 105% से इंटू कर दो, अगर आप उसके सेल प्राइस को 105% से इंटू कर दो, जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा उसको अगर आप SDV से कंपेयर करो, उसको अगर आप SDV से कंपेयर करो, अगर वो वैल्यू SDV से कम नहीं है, अगर वो वैल्यू SDV से कम नहीं है, तो जिस एक्चुअल प्राइस पे आपने बेचा है उसी को हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे और उसी पे टैक्स लेंगे हम लोग। मैंने क्या बोला, अब मैं वैल्यू से समझाता हूं। मैंने जो बोला आप यहां से फॉलो करना। बोल क्या रहा है, एक होता है आपका एक्चुअल प्राइस जो आप पेमेंट करते हो, अगर वो एक्चुअल प्राइस में आप 105% इंटू करो, जो वैल्यू आएगा, अगर वो वैल्यू SDV को एक्सीड कर रहा है या इक्वल है, अगर वो वैल्यू SDV को एक्सीड कर रहा है या इक्वल है, तो जो आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है, मतलब एक्चुअल सेल प्राइस है, उसी को हम लोग फुल सेल कंसिडरेशन मान लेंगे और उसी पे टैक्स ले लेंगे। ठीक है, अब मैं लॉ पढ़ाता हूं। लॉ क्या बोल रहा है, लॉ बोल रहा है इफ योर सेल प्राइस इज अप टू 100% ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, देन योर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू योर फुल सेल प्राइस। ठीक है, मतलब अगर आपका एक्चुअल सेल प्राइस में 105% मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आ रहा है वो या तो SDV के इक्वल है, जैसे यहां पे SDV कितना था, अच्छा जैसे इस केस में SDV 50 लाख था, मैंने दोनों के लिए एक ही एग्जांपल बनाया, इस केस में SDV 50 लाख था। अगर 105% मल्टीप्लाई करके आपका वैल्यू एग्जैक्ट 50 लाख आ रहा है या 50 लाख से ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि चलो असेसी ने जिस वैल्यू पे बेचा है, ठीक है, वो थोड़ा ही बहुत चेंज कर रहा है, इट्स ओनली 5% ऊपर नीचे, तो उतना हम अलाउ कर देंगे। सो वी विल नॉट टेक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड वी विल जस्ट टेक सेल प्राइस एज 48 lakhs एंड गिव यू द बेनिफिट। ठीक है, SDV लगा के आपसे ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन सोचो कि आपने जिस प्राइस पे बेचा, एग्जांपल नंबर 1, आपने जिस प्राइस पे बेचा 40 लाख, उसमें मैंने जब 105% मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आया 42 लाख, लेकिन आपका SDV 50 लाख है। क्या 42 लाख 50 लाख के इक्वल है? नहीं। क्या 42 लाख 50 लाख को एक्सीड कर रहा है? नहीं। क्या जो वेरिएशन है वो 5% से ज्यादा है? हाँ सर 5% से ज्यादा है, तब नॉर्मल लॉ लगेगा, सेल प्राइस और SDV विचएवर इज हायर। तो इस केस में सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 50 लाख। आई होप ये क्लियर होगा। अब मैं लॉ दिखा देता हूं, इसलिए मैंने एक एग्जांपल दे दिया यहां पे आपको। अब मैं आपको एक लॉ दिखा देता हूं। प्रोवाइडेड वेयर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू or fair value so computed under 50C does not exceed the sale consideration by more than 105%, then the sale consideration shall be the full value of consideration.
ठीक है, तो जो सेल कंसिडरेशन है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। आप ये एग्जांपल एक बार देखिएगा, अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को पूछ लीजिएगा। ये नेक्स्ट है, वेयर द डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर डिफरेंट, एसडीवी ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट शैल बी कंसिडर्ड फॉर सेक्शन 48 प्रोवाइडेड फुल और पार्ट कंसिडरेशन इज पेड इन मोड अदर देन कैश ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, एकदम सिंपल। अब मैं आपको कुछ ऐसे केसेस बताऊंगा जहां पे कैपिटल गेन और मतलब जो ट्रांसफर है, जो कैपिटल गेन है, वो तो बहुत पहले हो जाएगा, लेकिन टैक्स कब लगेगा, जब आपको वो पैसा एक्चुअली में रिसीव हो। ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि आपको याद है मैंने बोला था सिर्फ पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप टैक्स ऑन कैश बेसिस दे सकते हो, मतलब जब इनकम होगा तब दे सकते हो। बाकी सब में आपको अक्रूवल सिस्टम फॉलो करना होगा। लेकिन ये कुछ ऐसे केसेस हैं कैपिटल गेन के जहां पे आपको कैपिटल गेन लाइबिलिटी तो ट्रांसफर होता है टाइम ही आ जाएगा, लेकिन आपको कैपिटल गेन देना कब है, जब आपको एक्चुअल में पैसा मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला सिचुएशन है सेक्शन 45(1)(a) बोलता है इंश्योरेंस क्लेम। जब आपने इंश्योरेंस कराया था अपने स्टॉक का या अपनी बिल्डिंग का या अपने कोई भी कैपिटल एसेट का, स्टॉक का नहीं सॉरी, कोई भी कैपिटल एसेट का या कोई भी बिल्डिंग का, और किसी फायर की वजह से या किसी राइट की वजह से या वॉर की वजह से या नेचुरल कैलामिटी की वजह से, अर्थक्वेक वगैरह की वजह से या फ्लडिंग की वजह से या सुनामी की वजह से आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट कर लेता है, ये बहुत जरूरी बात है, अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट कर लेता है, सपोज इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर दिया, तो ये कैपिटल लॉस है, ये कैपिटल लॉस है, इसका आपको कोई मतलब, ये तो कैपिटल लॉस हो गया आपका, इस पे कोई टैक्सेशन नहीं आएगा, लॉस पे टैक्स थोड़ी ना लगता है। ठीक है, लॉस पे टैक्स थोड़ी ना लगता है, दिस इज अ कैपिटल लॉस, इट्स नॉट अ बिजनेस लॉस, इट्स अ कैपिटल लॉस, इसका आपको कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, इसको आप पीएल में डेबिट भी नहीं कर सकते, इसको आप पीएल में डेबिट भी नहीं कर सकते अगर आप बिजनेस में है तो। मान लो हम बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी हम यूज करता है और फैक्ट्री का इंश्योरेंस लिया था प्लांट एंड मशीनरी का, और आग लग गया, प्लांट एंड मशीनरी खत्म हो गया, सब जल के बेकार हो गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं एडमिट कर रहा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं एडमिट कर रहा है, जैसे याद है ओ माय गॉड, इंश्योरेंस लेके रखा था, वो एक्ट ऑफ गॉड पे कितना लड़ाई कर रहा था, इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है हम नहीं देंगे पैसा। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है ना, ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है हम लोग को। ठीक है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या बोलता है कि टैक्स का लाइबिलिटी सिर्फ तभी आएगा जब इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम एडमिट कर ले। तो पहली बात तो ये, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा, इंश्योरेंस कंपनी बोलता है ठीक है हम आपको क्लेम दे देंगे, तो टैक्स वाला बोलता है चलो ठीक है, कैपिटल गेन हो गया क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया। ट्रांसफर का डेट क्या होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, जिस दिन से मेरे पास एसेट था जिस दिन से मेरे पास एसेट था उस पीरियड से लेके आज तक का पीरियड, जिस दिन एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, सपोज ये मैंने एसेट प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था 1/4/2017 में, और आज मेरे यहाँ फैक्ट्री में आग लगी है 1/4/2020 में, 3 साल हो गया, तो 1/4 छोड़ो 1/5/2020 में, 36 मंथ से ज्यादा हो गया, 37, इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये मेरा होल्डिंग पीरियड है। ठीक है, मान लो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को सामने से देता है 8 लाख रुपए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये होल्डिंग पीरियड था मेरा, मैंने एसेट खरीदा था 6 लाख रुपए में। ठीक है, यहां पे ध्यान से सब कोई मेरा बात सुनेगा, ध्यान से सुनना ये बात, हम लोग कौन से वैल्यू से इंडेक्स करेंगे, जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट है, जो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट है, कि जो उसका WDV है। हमेशा याद रखना कैपिटल गेन पर्पस के लिए वी डोंट कंसीडर द WDV ऑफ द एसेट। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। WDV हम लोग खाली कहां पे कंसिडर करेंगे, जब मैं कैपिटल गेन का एक सेक्शन कराऊंगा स्लम सेल, सेक्शन 50 में जब मैं स्लम सेल बोल के एक चीज डिस्कस कराऊंगा तब उसको कंसिडर करेंगे। बाकी टाइम वी टेक द एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि जो एक्चुअल कॉस्ट बेसिकली होता है, जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा टॉपिक से हट के एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैं अपने बिजनेस के लिए एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 10 लाख का, मैं हर साल उसको 10% से डेप्रिशिएट करता रहा, WDV समझ लो, और आज उसका वैल्यू है मेरे बुक्स में 7 लाख। मान लो वो प्लांट एंड मशीनरी बिका, मैंने बेचा 8 लाख रुपए में, तो ये 1 लाख कहाँ टैक्सेबल होगा, ये PGBP इनकम है, क्योंकि एक्चुअल में पैसा कुछ नहीं मिला, आप तो नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करके वैल्यू बता रहे हो, तो ये PGBP में जाएगा। ठीक है, सोचो ऐसे होता है कि वो प्रॉपर्टी में मेरे को 20 लाख रुपए मिल गया, तो 10 और 20 के बीच में जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन, और 10 और 7 के बीच में जो डिफरेंस है वो बिजनेस इनकम। ठीक है, तो वापस आते हैं जहां हम लोग थे।
अगर इंश्योरेंस क्लेम हमको मिलने वाला हुआ, तो मान लो हमको इंश्योरेंस क्लेम 8 लाख रुपए मिला, मशीनरी मैंने खरीदी थी 6 लाख रुपए में, तो 6 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ द ईयर 2021, क्योंकि तब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर 17-18, कॉस्ट निकल के आ जाएगा। सेल प्राइस, इंश्योरेंस क्लेम जो मेरे को मिला दैट इज द सेल प्राइस। इंश्योरेंस क्लेम मतलब बेसिकली हम आग लगने को जो इंश्योरेंस क्लेम मिला मेरे को आग लगने की वजह से, उसको हम सेल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए। लेस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज योर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो मेरा एग्जांपल है उस हिसाब से इट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आइए देखिए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड टैक्सेबल एज कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड। इफ नो इंश्योरेंस क्लेम इट इज अ डेड लॉस। डेड लॉस का मतलब क्या है कि उसका कोई इनकम नहीं है, मतलब डेड लॉस एज इन इसका कोई अलाउंस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, गया आपका पैसा। डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से होगा, एक्विजिशन डेट से डिस्ट्रक्शन डेट तक, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 45(2) इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज यू आर डूइंग अ ट्रांसफर, क्या आप एक कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना रहे हो, लाइक मम्मी का बहुत सारा ज्वेलरी है और अब हम सडनली ज्वेलरी का दुकान खोल लिया, तो मम्मी का जो कैपिटल एसेट है उसको हम दुकान में बेचना शुरू कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड। बट थिंक, मैंने एसेट का नेचर ट्रांसफर किया, मम्मी ने अपना राइट खो दिया ज्वेलरी के ऊपर, दिस इज रिलिंक्विशमेंट, लायबल टू कैपिटल गेन। तो जब भी कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर होगा, कैपिटल गेन होगा। लेकिन इन लोगों का कहने का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये लोग बोल रहे हैं कैपिटल गेन तो होगा, चलो ठीक है, कैपिटल गेन तो उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आपने ये ट्रांसफर किया इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बनाया है इसको, जिस दिन आप दुकान में लेके जाते हो उसी दिन हो जाएगा। लेकिन हम लोग कैपिटल गेन पे टैक्स कब चार्ज करेंगे, जिस साल वो स्टॉक इन ट्रेड बिका। मतलब सपोज, अब हम एग्जांपल से बताते हैं, हम जो ज्वेलरी लेके गया है वो ज्वेलरी मम्मी ने खरीदा था 20 लाख रुपए में, ठीक है ना, 15 लाख में खरीदा था मम्मी ज्वेलरी, ठीक है। मैं शॉर्ट टर्म करके ही समझा रहा हूं तो आपको आराम होगा माइनस करने में, इंडेक्स में नहीं जाते। तो मम्मी ने खरीदा था 1/4/2019 में खरीदा था मम्मी ने 15 लाख में खरीदा था, और 1/4/2020 को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक दुकान खोल रहा हूँ सोने का, ठीक है। तो अब मैं सोने का दुकान खोल रहा हूँ, तो उस दिन मैं वो स्टॉक लेके, मतलब सोना मम्मी से लेके दुकान में रख दिया, तो इस यही होगा डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। इस दिन कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। लेकिन आपको एक दिक्कत समझ में आनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो है मेरे पास, सर आपकी मम्मी ने 15 लाख में खरीदा था, लेकिन सेल प्राइस कहां से निकाले, आपने घर में पैसा थोड़ी ना दिया, आपने तो बस उनका सामान उठा के अपने स्टॉक में ऐड कर लिया। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट ज्वेलरी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। सेल प्राइस या सेल कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट सोना, ऑफ दैट ज्वेलरी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर हुआ है। तो 1/4/2020 को मम्मी की इस ज्वेलरी की क्या मार्केट वैल्यू है, वो माइनस मम्मी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी इक्वल टू कैपिटल गेन, जिस पे मम्मी को टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मेरे को ट्रांसफर किया। नाउ लेट्स सपोज कि उस दिन मार्केट वैल्यू इज 30 लाख रुपीस, तो 30 माइनस 15 लाख रुपीस पे मम्मी को टैक्स देना है। लेट्स सपोज टैक्स परसेंटेज इज 20%, तो मम्मी को 30,000 रुपया टैक्स देना है। पर मम्मी किस दिन देगी, उसी दिन देगी? नहीं, मम्मी इंतजार करेगी, जिस दिन एक्चुअली में वो एसेट बिकेगा उस दिन टैक्स देगी। ये पता है क्यों है, ये ऐसे इसलिए रखा गया टू प्रिवेंट एनी हार्डशिप ऑन द एसएससी, बिकॉज सी एक्चुअली में व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। नाउ सिंस दिस इज कन्वर्जन, देयर इज नो एक्चुअल कैश getting in my hands. So if my mom is required to pay tax right now, how will she pay 30,000 because she does not have any cash at hand? So the income tax authorities wait. They say when you are selling off that stock, तब जो पैसा आपको मिलेगा with that you pay the tax liability here. तो now suppose, अब सुनो, अब क्या हुआ, मैंने ट्रांसफर कर लिया 1/4/2020 में, मम्मी का टैक्स निकल के रेडी है, मम्मी का टैक्स है 15 लाख रुपया, ठीक है। सपोज मैंने ट्रांसफर आज से 3 साल बाद किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मी का कैपिटल गेन पे कोई चेंज नहीं होगा, थोड़ी ना 3 साल बाद वापस निकालेंगे, ट्रांसफर तो उसी दिन खत्म हो गया। अब मम्मी को पता है कि मम्मी को 30,000 टैक्स देना है, अब मम्मी इंतजार कर रही है कि कब वो स्टॉक इन ट्रेड बिके। सपोज 3 इयर्स बाद वो स्टॉक इन ट्रेड बिक गया, ठीक है, एंड आई हैव सोल्ड इट फॉर 45 लाख, ठीक है। तो अब बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड बिका है तो बिजनेस इनकम होगा।
अब आपके दिमाग में सर सेल प्राइस तो है आपके पास बिजनेस इनकम निकालने के लिए, लेकिन बिजनेस इनकम जो आपका स्टॉक है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? लॉजिकली सोचो, मम्मी के लिए जो ट्रांसफर प्राइस है जो हमने एफएमवी लगाया है वही मेरे लिए कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि उसी पे तो टैक्स देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो जो 30 लाख रुपए हमने मम्मी के लिए लगाए थे एज क्या बोलते हैं सेल कंसिडरेशन एफएमवी, जो उस दिन का ट्रांसफर प्राइस था, वही मेरे लिए बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्योंकि हम लोग तो बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो ये तो जीरो से हायर तो यही होगा। और लॉजिक भी है, जिस प्राइस पे मम्मी ने ट्रांसफर किया, जो डीम्ड प्राइस हम मान रहे हैं ट्रांसफर का, वही डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा मेरे लिए, क्योंकि उसी पे मम्मी टैक्स दे रही है। तो अब क्या होगा, जिस ईयर में मैंने उसको बेचा से 3 साल बाद, तो 45 लाख माइनस 30 लाख 15 लाख इज माई बिजनेस इनकम, और मेरी मम्मी को उस दिन अब 30,000 रुपीज टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि अब द कैपिटल गेन हैज बिकम टैक्सेबल। ठीक है बच्चा, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी द क्वेश्चन, थोड़ा मतलब लेट्स सी व्हाट इज रिटन। CG is computed on transfer, taxable in the year of stock in trade is sold. SIT means stock in trade sold. Capital gain is equal to fair market value of the asset on the date of conversion, जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन का वैल्यू, लेस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर मम्मी का कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, मान लो ज्वेलरी को पॉलिश वॉलिश कराई थी, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लेस करेगी। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म होगा तो COA और COI होगा, अगर लॉन्ग टर्म है तो ICOA और ICOI होगा, इंडेक्स लग जाएगा। ठीक है, बिजनेस इनकम क्या होगा मेरे लिए? बिजनेस इनकम मेरे लिए, ऊपर वाला मम्मी के लिए बिजनेस इनकम क्या है? सेल प्राइस माइनस फेयर वैल्यू ऑन कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन, मतलब जो ये वाला है वो यहां पे आ जाएगा बेसिकली ये। अच्छा, और अगर पार्टली सोल्ड है तो पार्टली टैक्सेबल है। मान लो उस ज्वेलरी का एक हिस्सा हम बेचा, तो उस हिस्से का जितना टैक्स बनता है वो मम्मी को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ऐसे मान लो हमसे 50% बेचा, वो ज्वेलरी का हमसे 50% बेचा, तो मम्मी को भी सिर्फ 15,000 रुपए टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जब बिकेगा तब टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो ममता दीदी एक फ्लाईओवर बनाना चाहती है। ठीक है, बीच में रास्ते में मेरा बिल्डिंग पड़ रहा है। ममता दीदी एक फ्लाईओवर बनाना चाहती है, बीच में रास्ते में मेरा बिल्डिंग पड़ रहा है, तो मैं बोलता हूँ नहीं ममता दीदी मत लो मेरा प्लॉट। ममता दीदी मानेगी, बोलेगी देखो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, पैसा दे रहे हैं तुमको, निकल जाओ। पैसा दोगे पर ऑब्वियसली उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, पर जो मिलेगा हमको लेना पड़ेगा। तो बेसिकली मान लो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड जब होता है ना, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, तो वी ट्रीटेड एज अ सेल एंड एज अ ट्रांसफर। सर क्यों सर? क्योंकि ट्रांसफर के डेफिनेशन में कंपलसरी एक्विजिशन को ट्रांसफर माना गया। रुक मैं दिखाता हूँ। अच्छा सॉरी, ये तो मेरे इस पीडीएफ में नहीं होगा। अच्छा ठीक है, दूसरा पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ, रुको। हमने ये पढ़ाया था क्लास वन कैप गेन। हाँ देखो, ये यहाँ था। देखो इधर देखो, यहां दिख रहा है कंपलसरी एक्विजिशन। ये कंपलसरी एक्विजिशन, ये जो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग जो भी हम कर रहे हैं, जो भी कंपलसरी एक्विजिशन है जो गवर्नमेंट कर रही है मेरा, दिस इज कंपलसरी एक्विजिशन अंडर लॉ। ठीक है, कोई मुन्ना भाई या कोई भाई तुम्हारा प्लॉट खाली करा रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज अंडर लॉ, मतलब ऑथेंटिसिटी वाला। तो ये जो ममता दीदी कर रही है उसके लिए ममता दीदी आपको पैसा देगी, इट विल बी ट्रीटेड एज सेल। सपोज ममता दीदी आपको प्लॉट का 80 लाख रुपीस दी। ठीक है, प्लॉट आपका लॉन्ग टर्म है, कहां से कहां तक होल्डिंग पीरियड होगा ये सुनना जरूरी है। जिस दिन आपने प्लॉट खरीदा था उस दिन से लेके जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है, लेट्स सपोज फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस ट्रांसफर इज हैपनिंग ऑन 1/4/2020। ठीक है, और प्लॉट आपने खरीदा कब था? लेट्स टेक इट एज 1/4/2005। ठीक है, तो आप अपना इंडेक्स कॉस्ट निकाल लोगे। लेट्स सपोज आपने प्लॉट खरीदा था 50 लाख में, तो 50 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर बाय इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, मल्टीप्लाई करके आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। आपने लेस किया, कैपिटल गेन आया, उसी ईयर में कैपिटल गेन टैक्सेबल। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने अभी तो बोला था कि दूसरे बाद में टैक्सेबल होगा। बाद में कौन सा टैक्सेबल होगा पता है? इनहैंस्ड कंपेंसेशन। अब ये इनहैंस्ड कंपेंसेशन होता क्या? मैं इस कंपेंसेशन से खुश नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपील किया। ठीक है, मैंने कोर्ट में अपील किया कि मैं इस कंपेंसेशन से खुश नहीं हूं। अब कोर्ट में बातचीत चल रही है,
और कोर्ट का जजमेंट आया, ठीक है। कोर्ट के जजमेंट में ये आया कि और 20 लाख रुपया गवर्नमेंट को मेरे को देना पड़ेगा, 20 लाख रुपीज मोर, और ये आया आज से 3 साल बाद, ठीक है। तो मेरे पे टैक्स कब लगेगा? जब ये डिसीजन आया? नहीं, जब एक्चुअली में गवर्नमेंट हमको पेमेंट कर देगा तब मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर कोर्ट की अपील पे हायर कोर्ट्स पे अपील किया जा सकता है। मान लो हमने हाई कोर्ट में किया था, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है अपील कि इतना ही वैल्यू होना चाहिए। तो मान लो हाई कोर्ट का डिसीजन मेरे फेवर में है, हाई कोर्ट बोलता है 20 लाख रुपीस और मिलना चाहिए, ठीक है। पर स्टेट गवर्नमेंट क्या किया, फिर ये अपील को सुप्रीम कोर्ट लेके गया। तो हमको कब तक वेट करना पड़ेगा टैक्स देने के लिए? कब तक गवर्नमेंट वेट करेगा मेरे से टैक्स लेने के लिए? जब तक फाइनल डिसीजन ना आ जाए। नाउ लेट्स सपोज फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया, द सुप्रीम कोर्ट सेज यस 20 लाख मोर हैज टू बी गिवन। तो जिस दिन हमको वो 20 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, ममता दीदी की तरफ से, उस दिन उस 20 लाख पे हम टैक्स देंगे। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, सर कुछ माइनस करने मिलेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? नहीं, वो तो तुम पहले वाले में कर चुका, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 0। सर कुछ भी माइनस करने नहीं मिलेगा, एक चीज माइनस करने मिलेगा, आपने जो लॉयर हायर किया, ये लीगल एक्सपेंसेस जो आपने इंकर किए, ये सब माइनस करने मिलेगा। तो सोचो तुमने कोर्ट के लिए लॉयर अपॉइंट किया, उसको तुमको 10,000 दिए तुम, और फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए लॉयर हायर किए, उसको तुम 40,000 रुपए दिए, तो ये 50,000 रुपया 20 लाख से माइनस करके द रेस्ट अमाउंट इज टैक्सेबल। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन, सर रेस्ट अमाउंट क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा? सिंपल है, जो प्रॉपर्टी का इनिशियल नेचर का कैपिटल गेन का था, जो 80 लाख का नेचर था, अगर 80 लाख लॉन्ग टर्म था तो 20 लाख भी लॉन्ग टर्म होगा, अगर 80 लाख शॉर्ट टर्म था तो 20 लाख भी शॉर्ट टर्म होगा। मतलब जैसा भाई, ठीक है, वैसी बहन। भाई भाई दोनों सेम हो ना, भाई बहन भी सेम, मतलब बेसिकली पेरेंट सेम है, सिंस पेरेंट इज द सेम, उसका अबाइडिंग जो भी आएगा विल गेट इट्स फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट इटसेल्फ। तो अगर पेरेंट का फीचर लॉन्ग टर्म है तो बच्चों का भी फीचर लॉन्ग टर्म ही होगा, और अगर पेरेंट का फीचर शॉर्ट टर्म है तो बच्चों का भी फीचर शॉर्ट टर्म ही होगा बच्चा, ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, कंपेंसेशन पे इंटरेस्ट भी मिलता है, कंपेंसेशन पे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो कंपेंसेशन पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा, लेकिन वो कैपिटल गेन में नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, और उस पे 50% का फ्लैट डिडक्शन है। मतलब गवर्नमेंट मेरे को 20 लाख दिया, साथ में 2 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया, क्योंकि 20 लाख को देने में, क्योंकि 20 लाख को देने में लेट हो रहा था, तो गवर्नमेंट मेरे को साथ में इंटरेस्ट दे दिया 2 लाख। तो 50% ऑफ दैट इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट, पॉइंट ब्लैंक एग्जेम्प्ट, और 50% इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ये स्क्रीन पे है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने देख लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ देता हूं। बोलता है इनकम अराइजिंग फ्रॉम कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग इज टैक्सेबल अंडर 45(5) इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट with cost of acquisition having holding period up to the date of acquisition, जिस दिन लिया है उस दिन तक। फिर देखो, enhanced compensation shall be taxable when received, COA cost of acquisition will be nil, nature same as original compensation, मतलब बच्चे का नेचर सेम एज पापा या मम्मी, where received on account of court order or appeal not taxable till finality is received, मतलब जब तक ऑर्डर फाइनल नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं होगा। Interest on enhanced compensation taxable at 50%, allowed as deduction under income from other sources, income from other sources में 50% तक माफ है। अच्छा, लीगल एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल, मैंने पहले भी बोला था जो भी लीगल एक्सपेंसेस है वो डिडक्टेबल होंगे, मतलब कोर्ट वोट का खर्चा। अच्छा, ये 50D क्या है? 50D एक रेसिडुअरी सेक्शन है। क्या है? रेसिडुअरी। बोलता क्या है, अगर कोई एसेट आपने ट्रांसफर किया है जिसका आप सेल कंसिडरेशन निकाल नहीं पा रहे या डिटर्मिनेबल नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, क्योंकि मान लो जैसे आपने रिलेटेड पार्टी को ट्रांसफर किया तो उस केस में सेल प्राइस ट्रस्टेबल नहीं है, तो वैसे केस में सेक्शन 50D आएगा और 50D बोल देगा दैट द सेल कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू, दैट द सेल कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू। पर एक बात ध्यान रखना,
ये सिर्फ वहां आएगा जहां पे सेल कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते एग्जाम में कि मान लीजिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू दिया है और कोई सेक्शन फेयर मार्केट वैल्यू लेने के लिए नहीं बोल रहा उस पर्टिकुलर चीज के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन अ कार इज ट्रांसफर्ड, if it is transferred for less than fair market value also, there is absolutely no section telling you to take fair market value। ठीक है, तो वहां पे आप जबरदस्ती फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ले सकते। ये सिर्फ वहां है जहां पे आपका सेल कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल नहीं है। जैसे ऐसे अगर सेंटेंस लिखा है दैट अ कार इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, however there is no sale consideration determinable, then the sale consideration is equal to fair market value, otherwise not। अदरवाइज जो सेल कंसिडरेशन है हम लोग चुपचाप से वही सेल कंसिडरेशन लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, मैंने एक सेक्शन ऊपर वाला छोड़ा है, उसका रीजन है उसको बाद में कराऊंगा। स्लम सेल का मतलब क्या होता है? आप एक साथ अपने बिजनेस को पूरा का पूरा बेच रहे हो, बिजनेस बेच रहे हो अपना पूरा का पूरा, या अपने बिजनेस का एक अंडरटेकिंग बेच रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे रेमंड ने एक नया बिजनेस शुरू किया था। रेमंड स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विद इन द रेमंड ग्रुप ऑफ सीमेंट, एंड देन इट वाज अ लॉस मेकिंग बिजनेस। तो वो लोग अपना सीमेंट डिवीजन को बेच दिया। ठीक है, तो जैसे उन्होंने अपना सीमेंट डिवीजन को बेचा और पूरे डिवीजन को बेच दिया, देन कम्स स्लम सेल। स्लम सेल का लॉजिक क्या है? व्हाई डू वी यूज द वर्ड स्लम? इट मींस टुगेदर। यहां पे आपके सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटी लमसम बिक जाएंगे, तो आपको एक एक का अलग अलग वैल्यू नहीं निकालना होगा। ठीक है, बेसिकली व्हाट यू विल डू इज, मतलब स्लम सेल में होता क्या है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, स्लम सेल का कॉन्सेप्ट वही है। देखो पहले डेफिनेशन देख लो एक बार। बोलता है ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सेल फॉर लमसम कंसिडरेशन विदाउट वैल्यूज बीइंग असाइन्ड टू इंडिविजुअल एसेट। मतलब इंडिविजुअल एसेट्स का वैल्यू नहीं असाइन किया जाएगा, सारे पूरी अंडरटेकिंग का एक वैल्यू निकाला जाएगा। यहां पे हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट को इग्नोर कर देंगे, लेकिन 50C अभी भी एप्लीकेबल होगा। 50C अभी भी एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसको आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे ही लेना होगा। उसको आप ये नहीं बोल सकते कि बुक पे जो वैल्यू लिखा है उसी पे ले लो। बाकी सबका वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू है वही होगा। रिवैल्यूएशन नहीं होगा, डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, लेकिन जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही लेना है 50C के तहत। देखो, इफ फॉर द पर्पस ऑफ एसडीवी, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, अगर आपने इसे एसेट के लिए एसडीवी असाइन किया है, अगर कोई एसेट के लिए एसडीवी असाइन किया जा रहा है 50C में लैंड एंड बिल्डिंग, इसको नहीं माना जाएगा कि ये 50B के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। वी विल स्टिल कीप इट विद इन द प्रोविजंस ऑफ 50B बट ओनली एज पर 50C। ठीक है, अगर आपको एसडीवी लेना पड़ रहा है किसी का तो। ठीक है, एक सेकंड, मेरे को लग रहा है एक पेज गलत हो गया है। अच्छा यहाँ पे लगता है एक पेज बेसिकली मिस हो गया है, कुछ चीज लिखना। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके साथ फिर अपने क्लास खत्म कर लेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास मतलब नोट्स में वो चीज ऐड करवा दूंगा। ठीक है, बेसिकली जो चीज यहाँ पे छूट गई है वो ये है कि स्लम सेल में कैपिटल गेन निकलेगा कैसे। क्वेश्चन तो ये होगा ना, स्लम सेल में कैपिटल गेन निकलेगा कैसे। सेल कंसिडरेशन जो सामने वाला आदमी आपको दे रहा है पूरी अंडरटेकिंग को खरीदने के लिए, माइनस नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग, माइनस नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग। नाउ व्हाट इज नेटवर्थ? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, या टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, योर टोटल एसेट्स माइनस योर करंट लाइबिलिटी इज योर नेटवर्थ। तो आप नेटवर्थ निकाल लोगे उस अंडरटेकिंग का, सेल कंसिडरेशन से नेटवर्थ माइनस कर दोगे, एंड दैट इज योर कैपिटल गेन एज पर स्लम सेल 50B। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, ऑफ सेकेंड क्लास। तो इसको मैं जब अपलोड करूंगा तो ये रहेगा कैपिटल गेन पार्ट 2।
ठीक है, कैपिटल गेन पार्ट 2 पार्ट ए, ठीक है, पार्ट 2 पार्ट ए, और नेक्स्ट वाला होगा पार्ट 2 पार्ट बी, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग यह क्लास आज खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को, जीएसटी के क्लासेस के लिए नंबर पे कॉल करिए। और क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि सेम के एग्जाम्स होंगे, सेम 4 के, और आपको देने पड़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट पूरा का पूरा यहाँ पे फ्री है, आप देखिए और इस पेपर में अच्छे नंबर स्कोर करिए। और अगर आप कॉस्ट और इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आप लाइव क्लासेस के लिए मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हम लोग दोनों तरीके से होस्ट करेंगे। एक लाइव क्लासेस ऑनलाइन होंगी, तो लाइव क्लासेस पर्सन टू पर्सन भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी कन्वीनियंस पे कि आप क्या चाहते हैं। आप लाइव बैठ के पढ़ना चाहते हैं सामने, कि आप घर से बैठ के ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, जैसा भी आप सही समझे। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।